Assalamu alaikum dear students. Myself Mohammed Shakil from Apex Nursing Academy. Today we are going to start our subject Arts and Humanities, जिसको बेटा हम बिहेवियर साइंस भी कहते हैं। ठीक हो गया बेटे। तो बिहेवियर साइंस को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसका आज हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू बिहेवियर साइंस। तो बेटे इसके फर्स्ट चैप्टर देखने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो हमारा बीएस का सब्जेक्ट है, इसकी हमारे पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, इसके हमारे पास चैप्टर्स टोटल कितने हैं, इसके पास हमारे पास चैप्टर्स जो है उनमें से कितना कितना वेटेज है, यानी कि किस में से कितने एमसीक्यू आते हैं और कितने एससीक्यू आते हैं। तो पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, देन हम अपना फर्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह ताला आज स्टार्ट करेंगे। अच्छा बच्चों, तो हमारे पास ये हमारा आ गया कुरिकुलम आप लोगों का बिहेवियर साइंस का। सबसे पहले जो हमारे पास बेटा आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बिहेवियर साइंस एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन हेल्थ। बेटा इसमें हमारे पास बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ केयर है एंड सिस्टम ऑफ अप्रोच, नॉर्मेलिटी वर्सेस अबनॉर्मेलिटी का आपके पास डिफरेंस है, और आपके पास फिर डेफिनेशंस है, प्रोफेशनलिज्म एंड डिजायर एटीट्यूड्स इन हेल्थ प्रोफेशनल्स। ये बच्चों आपके पास एक बीपीएस मॉडल है, और नॉर्मेलिटी वर्सेस अबनॉर्मेलिटी, प्रोफेशनलिज्म और डिजायरेबल एटीट्यूड इन हेल्थ प्रोफेशन, ये आपके पास इसमें से हम 4 टॉपिक अपने क्या करेंगे बेटे क्लियर करेंगे। इसमें हमारे पास 2 एमसीक्यू आने हैं और इसमें से एससीक्यू कोई नहीं है। ठीक हो गया बेटे। तो हम आपको 4 चैप्टर में ये जो चैप्टर है आपको इसके 2 एमसीक्यूज जस्ट आने हैं आप लोगों के। तो इसमें से जो मैं आपको बेसिक बेसिक जो आपकी होती हैं बेटे वो बुक लाइंस ही आ जाती होती है, या तो इसमें से वो बेसिक डेफिनेशंस में से एमसीक्यूज दे देता है, या बीपीएस में से मस्ट एमसीक्यूज आता है बेटे इसका, या प्रोफेशनलिज्म की डेफिनेशन का। ये 2 हमारे पास क्या है, हमारे पास यूएचएस के जो यानी कि एक एग्जामिनर एक पेपर सेटर के जो इम्पोर्टेंट यानी कि पसंदीदा टॉपिक होते हैं वो बीपीएस मॉडल होता है, और हमारे पास प्रोफेशनलिज्म होता है, और बेसिक डेफिनेशंस होती हैं। अच्छा, दूसरा चैप्टर है हमारे पास लाइफ साइकिल। तो इसमें से हमारे पास 4 एमसीक्यू, एक एससीक्यू आना है, और तीसरा जो है हमारे पास उसमें से 7 एमसीक्यूज और 2 एससीक्यू आने हैं, और जो चौथा चैप्टर हमारे पास सोशल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, इसमें से 7 एमसीक्यू और 1 एससीक्यू आने हैं। इलनेस एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इसमें से 10 एमसीक्यू और 2 एससीक्यू आने हैं। ये बेटे आपके सीनियर्स का है। ठीक हो गया। तो आपके लिए भी अभी हम यही इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जैसे होगा एमसीक्यू के रिलेटेड भी, तो मैं आप लोगों को दोनों तरह से इंशाल्लाह ताला इसके लिए ट्रेन करूंगा। लास्ट टाइम भी मैंने जो बच्चों को एमसीक्यूज दिए थे, जो एससीक्यूज दिए थे, उसमें से उनका फुल पेपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा पेपर उनका हुआ था बच्चों का। तो फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह ताला आप लोगों का भी बहुत अच्छा होगा। तो आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बिहेवियर साइंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन हेल्थ। तो मैं आपको इसके एमसीक्यू का भी तरीका बताऊंगा कि आपने इनके एमसीक्यू को किस तरह से पिक करना है। बेटे देखो, मैं स्ट्रैटेजी भी आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से सब सब्जेक्ट्स के लिए बताऊंगा, जस्ट बीएस के लिए नहीं, कि आपने अपने एमसीक्यू को पिक कैसे करना है। तो अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं हम। तो चले बेटे हम अपना स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू बिहेवियर साइंस। देखो बेटे, जो हमारे पास वर्ड है, एक है बिहेवियर और हमारे पास एक है साइंस। जो आपका बिहेवियर साइंस है ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बिहेवियर प्लस साइंस। ठीक हो गया। तो इसमें हम बिहेवियर की सबसे पहले डेफिनेशन जो आपको देता है, जो एग्जामिनर पेपर सेटर होता है, उसके सबसे पहले जाता है कि बिहेवियर साइंस है, तो इसमें बिहेवियर का बच्चों को पता है कि नहीं है। तो आपने सबसे पहले जो करना है बेटे, वो बिहेवियर की आपको डेफिनेशन प्रॉपरली पता होना चाहिए। ये आपकी एमसीक्यू में आ सकती है। आपकी बेसिक डेफिनेशन जो 6 से 7 आज हम कवर करेंगे, ये आपकी एमसीक्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन टू बिहेवियर साइंस। अब देखते हैं हमारे पास बिहेवियर, एक बंदे का बिहेवियर है कि अगर उसको कोई स्टिमुलस मिल रहा है तो वो उसको कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, करता है। जैसे कि हम अपनी सिंपल उसमें कंसेप्ट्स में देखें कि बिहेवियर, एक बंदे का बिहेवियर कैसा है। अच्छा बच्चों, तो हम देख रहे हैं बिहेवियर की डेफिनेशन। देखिए, हमारा जो कोई भी एक्शन होगा वो क्या कह रहे हैं, द ऑब्जर्वेबल एक्शन। अगर हमारे पास एक बंदा है, हम उसे कहते हैं कि उसका एक्शन क्या है हमारे पास, तो हम उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि अब उसका क्या एक्शन है। ऑब्जर्वेबल एक्शन जो होगा या उसका रिस्पॉन्स होगा ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू इंटरनल स्टिमुलाई, इंटरनल स्टिमुलाई और द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब देखो, स्टिमुलस जो होता है ना, वो कोई थॉट, इंटरनल स्टिमुलस में क्या आएगा, वो उसका कोई थॉट हो सकता है, कोई इमोशन हो सकता है, कोई बियोलॉजिकल नीड हो सकती है।
ठीक हो गया। तो देखो एक बंदा है, अगर उसके थॉट्स अच्छे हैं तो वो एक अच्छा, यानी कि पढ़ा लिखा बंदा है तो उसके थॉट्स अच्छे हैं तो वो एक अच्छा परफॉर्म बिहेवियर शो करेगा। अगर इमोशनल, आप देखो बंदा कोई है वो अगर हैप्पी है तो वो एक अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है ना। तो एक बंदा अगर परेशान है, एक बंदा अगर एंग्री स्टेट में है तो वो एक अच्छा इमोशंस के साथ नहीं है तो उसका बिहेवियर भी अच्छा नहीं होगा। कोई बियोलॉजिकल नीड्स है, उसको भूख लगी हुई है, कुछ भी है इस तरह से उसकी बॉडी से रिलेटेड है, तो वो उसमें डिफरेंट तरह से परफॉर्म करेगा। और एक्सटर्नल स्टिमुलाई, देखो बेटे एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो उसमें इन्वायरमेंट आ जाता है, पीपल आ जाता है, सिचुएशन आ जाती है। देखो इन्वायरमेंट, जब किसी बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला हुआ है, एक स्टूडेंट को, तो वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छे लोगों के साथ ताल्लुक है तो अच्छा उसका बिहेवियर होगा। और सिचुएशन, कोई टफ सिचुएशन भी आ सकती है, जैसे एग्जाम्स में एंजाइटी में होता है तो उसका बिहेवियर थोड़ा सा यानी कि चेंज होता है। तो सिचुएशन भी आपकी डिपेंड करती है। तो बच्चों देखो आप बिहेवियर की हमारे पास क्या डेफिनेशन होगी, ऑब्जर्वेबल एक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो ये आपके पास बेटे क्या हो गया, हमारे पास आपका बिहेवियर की बेटे डेफिनेशन होगी कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, आपको कहां तक पता होना चाहिए इसका, इसमें ये द ऑब्जर्वेबल एक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू इंटरनल स्टिमुलाई, इंटरनल स्टिमुलाई ये हो सकते हैं, एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई एनवायरनमेंट पीपल एंड सिचुएशन इज कॉल्ड बिहेवियर। तो ये आपकी बेटे हो गई बिहेवियर की डेफिनेशन यहां तक। अब हम सेकेंड डेफिनेशन बिहेवियर साइंस है, अब हमारे पास बिहेवियर के हमने देख ली, अब हम इसकी कंबाइन देखने जा रहे हैं, बिहेवियर साइंस। अब बच्चों देखो हम बिहेवियर साइंस को देख रहे हैं। बिहेवियर साइंस जो है बेटे देखो इसके नाम से भी लग रहा है बिहेवियर साइंस, यानी कि साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी किया जाएगा, वो हमारे पास क्या होगी, बिहेवियर साइंस। साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें बिहेवियर को स्टडी किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, बिहेवियर साइंस कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बिहेवियर साइंस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब क्या है हमारे पास, किस चीज की स्टडी है हमारे पास, human behavior through an integrated knowledge of psychology, neuroscience, society and anthropology। ये आपकी बेटे रिकमेंडेड बुक की ही आपकी जो है ये हमारे पास डेफिनेशन है एम.एच. राणा की। ये हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर थ्रू एन इंटीग्रेटेड नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। कि इसमें इंटीग्रेशन होगी डिफरेंट की, यानी कि साइकोलॉजी भी इसमें इन्वॉल्व होगी जो कि हमारे पास एक ब्रांच है साइंस की, न्यूरोसाइंस भी जो ब्रांच है साइंस की, सोशियोलॉजी भी ब्रांच है साइंस की, और एंथ्रोपोलॉजी की साइंस। तो ये डिफरेंट ब्रांचेस साइंस की मिलकर क्या करेंगे, ह्यूमन बिहेवियर को जब हमारे पास स्टडी करेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा बेटे, बिहेवियर साइंस होगा। तो बच्चों क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे पास साइंस की हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस है, जिसमें हमारे पास बच्चों आ जाता है कि हमारे पास साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। जब ये ब्रांचेस ऑफ साइंस आके ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर करेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, बिहेवियर साइंस। साइकोलॉजिकल एंड सोशल साइंसेज, ये सारी जो है हमारे पास साइकोलॉजी, न्यूरो साइंसेज, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सोशल साइंसेज है बेटे। साइकोलॉजिकल एंड social sciences play a role equal to biological sciences in determining the health and disease। अब देखिए बेटे किसी भी बंदे के अगर हम डिजीज स्टेटस देखें, अगर हम किसी भी बंदे का हेल्थ स्टेटस देखें, चाहे डिजीज स्टेटस देखें चाहे हेल्थ स्टेटस देखें, तो वो कहता है जिसमें जितना इसमें हमारे पास बच्चों देखो बियोलॉजिकल यानी कि हमारी बॉडी से रिलेटेड होता है, उतना ही हमारा इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल साइंसेस से रिलेटेड होता है। यानी कि एक अगर बंदा है तो उसमें जितना उसका बियोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं तो उतना ही उसका इन्वायरमेंट उस पर अफेक्ट कर रहा है। तो ये उसमें ये चीज कहना चाह रहा है। तो बच्चों अब हमारी होगी दो डेफिनेशन, एक होगी हमारे पास बिहेवियर की, दूसरी होगी हमारे पास बिहेवियर साइंस की। बिहेवियर क्या है हमारे पास, ऑब्जर्वेबल एक्शन, रिस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल टू इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जस्ट इतना। बिहेवियर साइंस क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर थ्रू इंटीग्रेटेड नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। यहां तक आपकी रिकमेंडेड बुक की डेफिनेशन हो जाती होती है। और जो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ये है, तो एमसीक्यू जो बनता है वो यही बनता है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर थ्रू इंटीग्रेटेड नॉलेज, वो आपको पूरी डेफिनेशन दे देता है, कहता है कि हम इसे क्या कहेंगे, बिहेवियर साइंस कहेंगे, साइकोलॉजी कहेंगे, न्यूरो साइंस कहेंगे, सोशियोलॉजी कहेंगे। तो बच्चों आप देखो हमने क्या किया है, अपनी हमने यहाँ तक दो जो हमारे पास डेफिनेशन है वो हमने बच्चों कंप्लीट कर लिए यहाँ तक, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास देखिए जो उसने हमें डेफिनेशन दी है, तो अब वो क्या करते हैं, इसकी गहराई में थोड़ा सा जाता है, डीप जाता है। अब वो पूछ सकता है कि साइकोलॉजी क्या होती है, न्यूरोसाइंस क्या होती है, सोशियोलॉजी क्या होती है,
एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? एंथ्रोपोलॉजी होती है बेटे, और इसके साथ दूसरी जो इसके साथ रिलेटेड टर्म का एमसीक्यू देता है वो कहता है कि मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है हमारे पास। तो बच्चों देखो साइकोलॉजी है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल, तो साइकोलॉजी को हम देखते हैं। बच्चों देखो साइकोलॉजी जो है इसका मोस्टली एमसीक्यू जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके यूएचएस के पेपर में ये कोई 100 बार आ चुका है कि साइकोलॉजी की सबसे पहले साइको का जब भी पेपर हुआ है बच्चों, तो मोस्टली यही पर्सपेक्टिव होता है कि साइकोलॉजी की सबसे पहले डेफिनेशन आई हुई थी, आती है पेपर में, एमसीक्यूज में आती है। तो हम इसको देखते हैं अच्छी तरह से। द साइंटिफिक, अब साइकोलॉजी यानी कि साइको से रिलेटेड है, ठीक हो गया। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास जो माइंड की और बिहेवियर की, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारे पास ब्रांचेस ऑफ साइंस है, जो कि साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी है। तो हम साइकोलॉजी को देख रहे हैं, तो ये हमारे पास ब्रांच है साइंस की, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, माइंड यानी कि मेंटल प्रोसेस। अब माइंड में हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास जो थॉट्स हो गए, अब जो हमारे पास मेमोरी होगी बच्चों हमारी, अब जो हमारे पास कॉग्निटिव लेवल हो गया, हमारा जो मेंटल लेवल हो गया, तो ये सब चीजें हमारे किस में आ रही है बच्चों, ये हमारे इसी मेंटल प्रोसेस को कवर अप कर रहे हैं, ठीक हो गया बच्चों। तो यहां तक क्या हो गया हमारे पास, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड। माइंड में क्या आ गया, मैंने आपको बार बार बताया है कि हमारे पास मेमोरी, हमारे जो हमारा कॉग्निटिव लेवल है, जो हमारे पास मेंटल लेवल है हमारा, जो हमारे पास थॉट्स है हमारे, तो इसे हम क्या कहेंगे, मेंटल प्रोसेस कहेंगे। और जो हमारे पास फिर इन हमारे मेंटल, उनको भी स्टडी करेगी, और हमारे पास क्या करेगी बच्चों, ये एक तो मेंटल को यानी कि हमारे डिफरेंट चीजों को मेंटल माइंड से रिलेटेड स्टडी करेगी, और बिहेवियर को स्टडी करेगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, साइकोलॉजी। तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है बच्चों, और बार बार ये यूएचएस के पेपर में आ गई है, तकरीबन भी मैंने आपको बताया ये 100 टाइम्स आ चुकी है। तो इसको अच्छे से करना है, ठीक हो गया बच्चों। तो देखो दो एमसीक्यू हैं, तो उसकी कोशिश आपके एग्जामिनर की ये होती है कि एक वो डेफिनेशंस में से ले, एक बीपीएस में से ले। तो मोस्टली जो जो हमारे पास एक नंबर हमारा इन 7 से हमारा कवर अप हो जाएगा, इन 7 डेफिनेशंस में से। तो देखो हमारा एक नंबर के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट। तो ये आपका 7 डेफिनेशन में से एक नंबर का एमसीक्यू आपका कवर अप हो जाएगा। तो मोस्टली ये साइको का आपका आ जाता होता है कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन जो है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा बच्चों अब नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन दूसरी भी मैंने दी हुई है आपकी। तो दूसरी भी ये भी आ जाती होती है, सेम है, लेकिन ये थोड़ी ब्रॉड टर्म में मैंने दी है, वो थोड़ी सी शॉर्ट टर्म में। लेकिन जो एमसीक्यू आता है वो आपकी ऊपर वाली आती है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। देखो बेटे ये भी वही की वही उसने लिखी है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड मेंटल प्रोसेस। अब मेंटल प्रोसेस मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया कि थॉट्स आ गए हमारे, इमोशंस आ गए हमारी, परसेप्शन आ गई कि हम परसीव कैसे करते हैं चीजों को, कि हम समझते कैसे हैं चीजों को, एक पॉजिटिव माइंड में ले रहे हैं, एक पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, एक नेगेटिव वे में ले रहे हैं, ये हम पे डिपेंड करते हैं। और एक्शंस जो होंगे हमारे, वो कॉग्निटिव लेवल, हमारा दिमाग काम कर रहा होता है तो ही हम कोई परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं बेटे। एंड हाउ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर। तो बच्चों देखो जो एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरनल स्टिमुलस भी हो सकता है हमारे पास यहाँ पर, और हमारे पास क्या हो सकता है, इंटरनल हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, हमारी वही हो सकते हैं कि थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं और बियोलॉजिकल नीड्स हैं, ठीक है। और जो एक्सटर्नल है इसमें हमारा मोस्टली बेटे क्या आ जाता है, इन्वायरमेंट आ जाता होता है। तो इसमें भी वो उसने वही ही बात की है, लेकिन उसको थोड़ा सा ब्रॉड टर्म में कर दिया है कि क्या कहना चाह रहा है उसमें, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। उसने बात वही की है, लेकिन उसने उसको थोड़ा सा ब्रॉड टर्म में कर दिया है। तो यहाँ तक बच्चों हमारी हो गई साइकोलॉजी की डेफिनेशन। अब हमारे पास क्या है बच्चों, अब देखो हम डेफिनेशन पे ही चल रहे हैं। देखो साइकोलॉजी कवर कर लिए, न्यूरो साइंस है अब नेक्स्ट। तो बच्चों न्यूरो साइंस को देखते हैं हम। न्यूरो 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 आप बच्चों आगे आके सुनो होगा आपने कभी कि वो न्यूरो स्पेशलिस्ट है, फलान न्यूरो स्पेशलिस्ट है। न्यूरो को सुन के आपके माइंड में क्या आता है बच्चों, नर्वस सिस्टम। आपका स्पेशली क्या आना चाहिए आपके बारे में, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आप एफएससी में पढ़ के आए हैं। नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, हमारे पास स्पाइनल कार्ड आएगा और हमारे पास ब्रेन आएगा, ठीक हो गया बच्चों। तो आप इसको देखते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब देखो स्ट्रक्चर भी देखेगा नर्वस सिस्टम का, और फंक्शन को भी देखेगी जो ब्रांच, ऐसी साइंस की ब्रांच न्यूरो साइंस।
तो ऐसी साइंस की ब्रांच जो हमारे पास क्या करेगी, स्टडी करेगी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम को। तो अब हम इसे क्या कहेंगे बच्चों कि वो हमारे पास न्यूरो साइंस है। इसकी भी डेफिनेशन आपके पास एमसीक्यूज में आती है बच्चों। Particularly how the brain and how it controls behavior, thoughts and body function is called neuroscience। तो देखो बच्चों, आप कोई भी आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपका क्या देख रहा होता है, न्यूरो सर्जन के पास आप जब जाते हैं तो वो क्या देख रहा होता है आपका कि आपका ब्रेन कैसे काम कर रहा है और आपके जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी फंक्शंस है, वो आपके कैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो ब्रेन और बॉडी का जो है वो आपका कनेक्शन देख रहा होता है। तो इसमें भी वो यही कहना चाह रहे हैं कि पर्टिकुलरली द ब्रेन एंड हाउ इट कंट्रोल्स द बिहेवियर, थॉट्स एंड बॉडी फंक्शन। अब मेन इसमें क्या वो देख रहा है आपका एक बॉडी के साथ आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन देख रहा है आपके ब्रेन का, कि आपका ब्रेन आपकी हमारी आप बॉडी मूवमेंट्स को किस तरह कंट्रोल कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, न्यूरो साइंस, यानी कि साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम क्या करेंगे, नर्वस सिस्टम को यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों कि वो हमारे पास क्या होगा, न्यूरो साइंस। अच्छा बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास न्यूरो साइंस की डेफिनेशन वही सिंपल, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम पर्टिकुलरली द ब्रेन एंड हाउ इट कंट्रोल्स। अब देखो कि हम उसकी ब्रेन का फंक्शन देख रहे हैं और ये हमारे पास जो हमारा ब्रेन है कि कैसे हमारे बिहेवियर को, थॉट्स को एंड बॉडी फंक्शंस को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो ये हमारे पास हो गया बच्चों न्यूरो साइंस। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उसमें हम देखते हैं सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी आप जब बच्चों अल्लाह पाक आपको ले आए थर्ड ईयर में, आप लोगों का 6 सेमेस्टर में कंप्लीट सब्जेक्ट होगा इसका सोशियोलॉजी का, तो अल्लाह पाक आपको ले आए। अच्छा सोशियोलॉजी को देखते हैं, इसकी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब देखो सोशियोलॉजी, सोशियो से क्या पता चलता है बंदे को कि अगर आप इसके एक टर्म को देखते हैं बच्चों कि सोशियोलॉजी आपके सामने किसी ने बोला है, तो आपको सोशियो से क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि हमारे पास जो सोशियो है वो हमारे पास क्या है, हमारे डायरेक्ट हमारी सोच जो जाती है वो हमारे पास जाती है हमारी टर्म पे, सोसाइटी पे। सोशियो जो होगी हमारी सोसाइटी की जो स्टडी होगी उसे हम सोशियोलॉजी, लॉजी, लॉजी का क्या मतलब होता है बच्चों, स्टडी। आपके पास हमारे पास ज्यादा आपके पास ये कभी कभी एमसीक्यू जो बच्चों वाला दे देता है कि जो हमारे पास लॉजी है इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास स्टडी होता है, ठीक है। तो अब जो स्टडी ऑफ, अब हम अगर इसको टर्म से ही देखें सोशियोलॉजी, तो सोशियो क्या मतलब हमारे पास आ गया, हमारे पास ये हो गया सोशियो का मतलब कि हमारे पास सोसाइटी, और लॉजी का मतलब क्या हो गया हमारे पास स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी भी कह सकते हैं आप इसे सिंपल सी फॉर्म में, ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, अब इसको उसने थोड़ा सा ब्रॉड फॉर्म में दे दिया, जो एमसीक्यू बनता है वो यही बनता है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन, इंस्टीट्यूशन एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। तो आपने उसको जस्ट यानी कि वो दिया कि हम सोसाइटी को तो ले रहे हैं, तो हमारी सोसाइटी में जिस तरह लोग रह रहे हैं तो उनमें हमारा सोशल रिलेशनशिप हमारा लोगों का किस तरह है, एक दूसरे में सोसाइटी में रिलेशनशिप किस तरह है, हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन जिसमें हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा आ जाता है, हमारा बच्चों पॉलिटिकल सिस्टम इसमें आ जाता होता है, हमारी फूड एंड सर्विसेज कम्युनिटीज इसमें आ जाती है। तो ये हमारे पास जो हमारे इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी में, सोशल इंटरेक्शन, और हमारे पास ये इंस्टीट्यूशन और उनका हमारे ह्यूमन बिहेवियर पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है, तो ये जो सारा कुछ कवर अप करेगी वो हमारे पास कौन करेगी, सोशियोलॉजी बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी हमारे पास कवर अप हो गई। तो हम इसमें से कह सकते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी भी कह सकते हैं, लेकिन आपने इसकी पूरी डेफिनेशन याद करनी है, ठीक हो गया बेटे। तो हमारे पास ये आ गया हमारे पास सोशियोलॉजी, the scientific study of society, social relationship, institutions and their influence on the behavior। कि हमारे पास सोसाइटी की हमारे स्टडी करेंगे, सोशल रिलेशनशिप के हमारा लोगों का आपस में ताल्लुक कैसा है, हमारे इंस्टीट्यूशन जो कि हमारे मैंने आपको पहले बताया एजुकेशन, पॉलिटिकल एंड फूड से रिलेटेड जो होते हैं, और उनका हमारे ह्यूमन बिहेवियर पर क्या असर है, जो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास सोशियोलॉजी होगी। अच्छा बच्चों ये हमारे पास डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। तो मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, साइकोलॉजी हमने कवर की, न्यूरोसाइंस की, सोशियोलॉजी की, और एंथ्रोपोलॉजी है अब हमारे पास, ठीक हो गया बच्चों। तो अब हम एंथ्रोपोलॉजी, मैंने आपको पहले कहा था कि एंथ्रोपोलॉजी भी देखेंगे हम, और मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी का आपकी रिकमेंडेड बुक से वो मोस्टली एमसीक्यू देता है, तो इसको देखते हैं आप। अच्छा बच्चों अब हमारे पास क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी है बच्चों, क्या है इसका हमारे पास, एंथ्रोपोलॉजी जब भी आ जाए आपके माइंड में बच्चों एक चीज आनी चाहिए
कि हमारे पास जो एंथ्रोपोलॉजी है इसमें हम क्या स्टडी करेंगे। एक तो हम अपना प्रेजेंट इसमें करेंगे स्टडी, और हमारे पास जो मेन फोकस इसमें होता है कि हम पास्ट अपना क्या कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। तो हमारे पास बच्चों एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ह्यूमन पास्ट और प्रेजेंट को जब हम स्टडी करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, एंथ्रोपोलॉजी है। और हम इसमें किस चीज को हम स्टडी करेंगे, इसमें क्या क्या हमारे पास इंक्लूड होगा, वो हमारे पास बच्चों क्या क्या हो सकता है, कल्चरल, सोशल एंड बियोलॉजिकल फैक्टर। देखो अब जो हमारे पास कल्चरल है तो इसमें अब हमारे पास क्या क्या आ सकता है बच्चों। देखो अब हमारे पास इसमें जो हमारे बिलीफ्स हो गए, जो हमारे पास वैल्यूज हो गई, जो हमारे पास क्या हो गए, ट्रेडिशंस होगी हमारी पुरानी, तो इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे किसमें, कल्चरल में। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास सोशल आ जाता होता है। तो सोशल में हम क्या करते हैं बच्चों, हम अपने इन्वायरमेंट, जो हमारे पास हमारा इन्वायरमेंट होता है और उसके साथ हमारा रिलेशन कैसा है। तो सोशल फैक्टर में हमारे पास क्या क्या आएगा, हमारे पास फैमिली आ जाती है, हमारे पास फ्रेंड्स आ जाते हैं हमारे, और हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास कोई हमारे पास पीर ग्रुप्स भी वगैरह भी इसमें आ जाते होते हैं। आगे हमारे पास क्या है, बियोलॉजिकल फैक्टर। तो बियोलॉजिकल फैक्टर में बच्चों हमारे पास क्या क्या आ जाता होता है, बियोलॉजिकल फैक्टर जो है हमारे पास बच्चों इसमें आ जाता होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास हमारा देखो बियोलॉजिकल है, हमारा ब्रेन आ जाता होता है, इसमें हमारे पास जेनेटिक्स आ जाती होती है, हमारी हमारे हार्मोन्स आ जाते होते हैं। तो ये हमारे पास जब हम इन चीजों को स्टडी करेंगे, कल्चरल, सोशल एंड बियोलॉजिकल फैक्टर को, कि इनकी हेल्प से हम अपने ह्यूमन पास्ट को और प्रेजेंट को जब हम स्टडी करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। ठीक हो गया। तो इसमें एंथ्रोपोलॉजी की ये भी डेफिनेशन सिंपल भी, एवोल्यूशन से रिलेटेड भी होती है, लेकिन आपके सिंपल जो एंथ्रोपोलॉजी है उसकी सिंपल आपने ये डेफिनेशन याद कर लेनी है। और जो हमारे पास मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी है इसको भी हम अभी स्टडी करते हैं। अच्छा बच्चों, तो अब हम मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी को देख रहे हैं। अब देखो मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी की में मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी की आपकी डेफिनेशन जो है ये रिकमेंडेड बुक से है आपकी, द स्टडी ऑफ हाउ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन begins influences their cultural history, racial classification and geographical distribution। देखो जो हमारे पास ह्यूमन है अब इसकी भी एवोल्यूशन हुई है बेटे, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन। अब देखो उसमें जो हमारे पास ह्यूमन है उसकी भी हमारे पास क्या हुई है, एवोल्यूशन हुई है। यानी कि जो हमारे पास बच्चों, हमारे पास प्रीवियस जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो क्या थे हमारे पास, यानी कि इतने अच्छे नहीं थे, उनका माइंड सेटअप यानी कि कॉग्निटिव लेवल इतना अच्छा नहीं था। तो उनसे जो हमारे पास ऐसा ऐसा एवोल्यूशन हुई है, यानी कि जैसे हम अपने पुराने एंसेस्टर से न्यू ह्यूमन की तरफ, न्यू ह्यूमंस टेक्नोलॉजी की तरफ आए, कि न्यू ह्यूमंस बड़े एक्टिव हैं, इनका कॉग्निटिव लेवल तेज है, इनने अपनी टेक्नोलॉजी स्टार्ट की। इन्होंने देखिए सबसे पहले हमारे इंसेस्टर जैसे पहले पत्ते लोग खाते थे, तो वो जो एवोल्यूशन आ रही है, यानी कि हमारे पास स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन आ रही है, कि स्टेप बाय स्टेप हमारे पास क्या आ रही है, चेंजेस आ रही हैं, स्टेप बाय स्टेप हमारे पास क्या आ रही है बेटे, प्रोग्रेस आ रही है ह्यूमन में। तो हम उसे क्या कहेंगे, हमारे पास वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन है। ठीक है। बिगिंस कि इसने फिर हमारे पास ये जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन है ये इसने किस तरह इन्फ्लुएंस किया इनको, कल्चरल हिस्ट्री को। मैंने आपको बच्चों पहले बताया कि हमारे पास जो है, जो हमारे पास बच्चों कल्चरल है, कल्चरल में मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे इसमें क्या आ जाते हैं, हमारे पास बिलीव्स आ जाते हैं, वैल्यूज आ जाती हैं, क्या आ जाते हैं, बिलीव्स आ जाते हैं, वैल्यूज आ जाती हैं, ट्रेडिशंस आ जाती हैं कल्चरल हिस्ट्री में। और रेशियल क्लासिफिकेशन देखो ये हमारे पास क्या है, रेशियल, कुछ लोग काले, वाइट पीपल कह रहे हैं, किसी को डार्क स्किन वाले लोग होते थे। तो जैसे कि जिस तरह अगर हम इसको इंडिया को देखें तो इसमें जिस तरह हमारे पास वो होते हैं कि डिफरेंट, यानी काले लोग अलग होते हैं, गोरे अलग होते हैं। तो जिस तरह हमारे पास मछली वगैरह यानी कि डिफरेंट लोग होते हैं, तो वही क्लासिफिकेशन ने किस तरह इसको इन्फ्लुएंस किया। और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास बच्चों जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि आपकी या तो क्लाइमेट की बिहाफ पे होती है ये, या इन्वायरमेंट की बिहाफ पे होती है। अब बच्चों देखो जिस तरह हम जियोग्राफिकल देख रहे हैं, मैंने आपको कहा है क्लाइमेट होता है, जिस तरह हमारे पास इन्वायरमेंट है, कि हमारे पास अगर पाकिस्तान है जियोग्राफिकली अगर हम देख लें दुनिया के नक्शे को, जो
अमेरिका हो गया, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के साथ ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। तो ये हमारे सारे क्या है, हमारे पास जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है। जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन किस बिहाफ पे होती है हमारे पास? मेनली जो होती है बेटा हमारे पास रिसोर्सेज की बिहाफ पे होती है, ठीक है। एज वेल एज हाउ दीज फैक्टर्स अफेक्ट हेल्थ। अब देखो, जो हमने यहाँ तक तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, तो उसने किस तरह इन चीजों को इन्फ्लुएंस किया। अच्छा, अब ये तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ने इनको इन्फ्लुएंस किया, और एज वेल एज हाउ द फैक्टर्स। अब ये जो हमारे पास तीनों फैक्टर है, अब ये जो हमारे पास ये सारे कल्चर, हिस्ट्री, रेशियल क्लासिफिकेशन, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है, अब ये हमारे पास किस तरह हमारी हेल्थ को, डिजीज को एंड साइन सिम्टम्स को क्या कर रहे हैं, एंड हाउ दिस फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं हमारे पास हेल्थ हमारी को, डिजीज को एंड देयर साइंस एंड सिम्टम्स को। तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजिकल। ये थोड़ी सी टफ है एंड थोड़ी सी कंसेप्चुअल भी है, तो इसको थोड़ा सा बच्चे याद करना पड़ेगा आपको। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन जो है बेटे वो मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है। फिर इसमें फैक्टर्स भी आ जाते हैं, और ये फैक्टर्स हमारे पास हेल्थ, हमारी डिजीज को, हमारे साइन एंड सिम्टम्स को किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी हो गया। अब इंपॉर्टेंस आपके पास 2 नंबर का आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब हमारे पास देखो, हमारे पास इन हेल्थ भी पूछ सकता है वो आपसे, या वो पूछ सकता है कि इसकी हमारे पास नर्सिंग में क्यों भाई बिहेवियर साइंस की क्या जरूरत पड़ गई कि इनको हमने बिहेवियर साइंस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया नर्सेज को, क्यों भाई? तो इसमें हमारे पास ये हो सकता है कि बिहेवियर साइंस helps in understanding the human behavior and its impact on health and disease। देखो बच्चे, आपके पास कोई पेशेंट आता है, जब उसका बिहेवियर ही चेंज है, एंजाइटी है, उसको डिप्रेशन है, कुछ ऐसा है, तो अगर देखो सबसे पहले वो कहते हैं कि हमारे पास डिप्रेशन जो है वो सबसे बड़ी बीमारी है। तो डिप्रेशन जब किसी बंदे को होगी तो उसके हेल्थ एंड डिजीज तो ऑटोमेटिक अफेक्ट होगी। तो इसको चीज को इसलिए हमें बिहेवियर साइंस नर्सेज को पढ़ाई जा रही है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सके, समझ सके कि अगर एक बंदा डिप्रेस है तो उसको डिजीज हुई है, उसके हेल्थ पे अफेक्ट हुआ है, ठीक है। दे असेस हेल्थ केयर प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग पेशेंट थॉट्स इमोशंस एंड एटीट्यूड। तो हम क्या पढ़ सकते हैं कि थॉट्स इमोशंस एंड एटीट्यूड्स ऑफ द क्लाइंट। तो वही है कि इसके लिए भी हमारे पास बिहेवियर में आ सकते हैं। अच्छा, जब हमारे पास बिहेवियर साइंस स्टडी करेगा, जब एक बंदा, जब एक डॉक्टर ने की हुई है, ये जब एक नर्स ने की हुई है, एक स्टाफ ने की हुई है, तो दे इम्प्रूव डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन एंड बिल्ड ट्रस्ट। जब इनको ये पता होगा कि हमने अगर एक डिप्रेस पेशेंट है उसको किस तरह हैंडल करना है, उसके साथ कम्युनिकेट हमने कैसे करना है, उसके साथ हमने क्या करना है, कोलैबोरेशन अपनी किस तरह करनी है, और उनके साथ बिल्ड ट्रस्ट किस तरह करना है। तो ये सब चीज इसके लिए इसलिए पढ़ाई जा रही है कि बिहेवियर साइंस के आप ये सारी चीजें कम्युनिकेट भी कर सकें, ट्रस्ट भी अपना डेवलप कर सके। दे हेल्प इन प्रोमोटिंग हेल्दी लाइफस्टाइल एंड प्रिवेंटिंग डिजीज। देखिए, जब आपके साथ एक अच्छा कम्युनिकेट करेंगे, उनके साथ बिल्ड ट्रस्ट करेंगे हॉस्पिटल में, तो ऑटोमेटिकली उसका जो होगा हेल्दी लाइफस्टाइल, वो आपकी बात भी सुनेगा और उसको डिजीज भी क्या करेगा बच्चों, अपनी प्रिवेंट करेगा। तो बच्चों, आपको मैं अब इससे बताना चाहूंगा आपकी बुक से। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास बिहेवियर की डेफिनेशन हो गई आपकी। बिहेवियर साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर थ्रू इंटीग्रेटेड नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारे पास बिहेवियर साइंस की डेफिनेशन हो गई, और इसके पास साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, बिहेवियर साइंस, इनकी डेफिनेशन हो गई कि हमारे पास ह्यूमन माइंड और रोल प्ले किस तरह कर रहे हैं। अच्छा, सोशियोलॉजी के आगे हमारे में डेफिनेशन पढ़ी है, और डॉक्टर अंडरस्टैंडिंग ये मैंने इंपॉर्टेंस में आपको पढ़ाया है, और मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी ये आपकी पूरी की पूरी यही डेफिनेशन आपको कराई है। अब देखें एमसीक्यूज। पहला क्या हो गया, द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टुवर्ड इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुलाई बिहेवियर, वही बिहेवियर साइंस की पूरी डेफिनेशन, साइकोलॉजी की डेफिनेशन, न्यूरोसाइंस की डेफिनेशन, सोशियोलॉजी की डेफिनेशन, और इसके अलावा मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। आप देखो, ये हमारे पास अंडरस्टैंडिंग पेशेंट थॉट्स इमोशंस एंड एटीट्यूड्स, ये हमारे पास क्या है, बिहेवियर साइंस हो गया। ये इंप्रूव डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन वाला आ गया हमारे पास। और इसके बाद क्या हो गया, लाइफ स्टाइल एंड प्रिवेंटिंग। तो ये हमारे पास फर्स्ट लेक्चर था, आप लोगों का 7 डेफिनेशन हमने कवर अप किए। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, ये बहुत अच्छा आपका होगा। थैंक यू सो मच बेटे, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।